अ, आज हम फिर घुरियाव कमला पर चर्चा करने के लिए आए हैं। पिछले एक सत्र में हमने चर्चा की थी भवनाथ के साथ में। आज हमारे साथ मैथिली के प्रसिद्ध साहित्यकार आलोचक वियोगी जी हैं। हम उनसे मैथिली साहित्य के बरक्स ये जो कहानी है और उसकी जो महत्ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम वियोगी जी से जानना चाहेंगे, उन्होंने एक कथा पढ़ी ही होगी, ये पूछना मेरी धृष्टता है। ये कथा जो मैथिली साहित्य में अन्य जो कहानियां हैं, जो कमला और उसके पर्यावरण और उसकी मिट्टी पानी के साथ जुड़ी हुई अन्य कथाएं हैं, उनसे किस तरह अलग है योगी जी? धन्यवाद विनय बाबू। और ये कहानी जो समकालीन मैथिली कथा साहित्य है उससे तो बिल्कुल अलग है ही। हमारी परंपरा में जो मूल जिसको जातीय कहानी की शैली कहें, उस कहानी की शैली में लिखी गई ये बहुत विरल कहानी है। ऐसी कहानियां आमतौर पर लिखी नहीं जाती। तो आलोचकों को इस कहानी के मूल्यांकन में परेशानी हो सकती है क्योंकि उनके टूल्स पुराने हैं। उन टूल्स से इस कहानी को शायद वो बहुत बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें है क्या ना कि जो हमारे आदिम विश्वास हैं, मैंने मिथिला के जो जातीय आदिम विश्वास हैं, उनके जो मिथक हैं, मिथकीय जीवन शैली है, उनके जो जन विश्वास हैं, उनके जो सरोकार, ये तमाम चीजें इस कहानी में गुथी हुई है एक दूसरे से। और इस वजह इकहरी ये कहानी नहीं है, यूं भी इकहरी नहीं है। समय के हिसाब से भी अगर देखें तो ये सैकड़ों वर्षों की कहानी है। और 5 पीढ़ियों की कहानी। हाँ, 5 पीढ़ी तो सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन वो 5वीं पीढ़ी का आदमी वो फुलिया का पति होता है जो प्रेत है, हाँ, जिसका नाम कहीं इस कहानी में नहीं लिया गया है। हाँ, तो उसके पहले भी वो जो कहानी की पृष्ठभूमि बनती है तो 6वीं पीढ़ी से वो कहानी जाती है। और इस बीच में ये होता है कि वो साहब देसी राज होता है, फिर देश गुलाम हो जाता है, और फिर आजादी मिलती है, लोग घर घर संघर्ष प्राप्त करते हैं, और फिर गुलामी की तरफ देश पहुंच जाता है। तो इतना लंबा कालखंड इस कहानी ने लिया हुआ है। तो ये बहुत गज्जिन कहानी है। बहुत सारी बातें इसमें आई हैं और बहुत गहरे तलों पर आई हैं। इसके अतिरिक्त भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इस कहानी की पहचान मुझे पसंद होगा कि इस कहानी के बारे में मैं ये कहूँ कि मिथिला की जो अपनी देसी जातीय शैली है, उस शैली में लिखी हुई कहानी है। और इसकी चिंता पर्यावरण की चिंता है, और जो मिथिला के भूभाग और इसके जो पर्यावरण के साथ जीने की जो यहाँ के मनुष्यों की कला है, उस कला के समर्थन में लिखी गई एक जोरदार कहानी मैं इसको मानता हूँ। हाँ, आपने सही ही कहा कि ये कहानी जो ऊपर से देखने में हमको लगती है, ऊपर से देखने में ये लगती है कि ये बैताल पचीसी के ढंग से चलती है, और ये कहानी कुछ जो आज के जो आधुनिक सरोकार है उससे शायद नहीं जुड़ती है। पर ये कहानी में जो ट्रीटमेंट है, जो कहानी का जो मुख्य वक्ता है वो प्रेत है। अब प्रेत की कहानियां के माध्यम से जो चीज जो कही गई है, वो जो जैसे आपने वर्णन किया कि सामंती संघर्ष है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। हाँ, तो इसमें ये कहानी का नायक जो है वो सामंती व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाता है, तो संघर्ष की बात करता है। और नायक, और वो संघर्ष हाँ, करता है और वो ही संघर्ष पर ही जाकर पूरी होती है, संघर्ष पर ही जाकर पूरी होती है वो। हाँ, और जो इन्होंने जो नायक चुनने के साथ साथ, एक तो नायक बहुत आम आदमी है, जो कमला की अपनी जो कथा है
क्योंकि हम जो जब भारत में नदियों की बात करते हैं तो हर नदी की महिमा मंडित किए गए हैं। इस नदी को भी हम माँ की तरह पूजते हैं, पर इसमें जो खास बात जो ये है कि इसकी पूजा मल्लाह करते हैं। और इसमें जो कहानियां हैं, इस कहानी में मीरन फकीर भी है, इस कहानी में उगला भी है, इस कहानी में अमर सिंह भी है। और और इस कहानी में जो जिन चीजों से कमला की पूजा होती है उन सबका भी वर्णन है, उसका भी और वर्णन उसका भी वर्णन है। और जिन चीजों से पूजा की जाती है वो आडंबर ही है, प्राकृतिक चीज है। जो श्रृंगार है वो प्राकृतिक है, उसमें बहुत ऐसी चीजें नहीं है जो आम आदमी के पहुंच से बाहर है। बिल्कुल, जो बल्कि मखान की यहाँ तक माला कि है। वो, हाँ हाँ, सौंदर्य की उपमा भी जो देते हैं वो प्राकृतिक चीजों से देते हैं, वो जीवन में हाँ शामिल है, वो पर्यावरण में। हाँ। लेकिन मजे की बात यह है बिल्कुल कि अ, कमला में इसमें आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, कमला हाँ में। हाँ और वो मैंने, लेकिन नायिका वही है। हाँ। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी नायिका पृष्ठभूमि में है और वहीं से वो पूरे कहानी पर व्याप्त है। दरअसल कमला को समझने के लिए हमें थोड़े, मैंने मिथिला की संस्कृति के साथ थोड़े पुराने समय में जाना पड़ेगा हाँ कि मैं मध्यकाल की याद आपको दिलाऊं कि एक ऐसा दौर था कि जब बौद्ध धर्म का खात्मा हो गया, और वो जमाना ऐसा था ना कि सर्व भारतीय आदर्श होते थे, ब्राह्मण भारतीय आदर्श थे, बौद्धों के भी थे। और बौद्धों का जब खात्मा हो गया तो उन पर उनके जो अनुयायी थे वो अब कहाँ जाएं। तो धर्मशास्त्रियों की एक चिंता थी कि उनको समायोजित करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रंथ लिखे, लेकिन और भी बहुत हुआ। आप देखेंगे क्या कि बहुत समय तक जगन्नाथ की बड़ी महिमा रही। माने उड़ीसा का अनुयायी उड़ीसा की अनुयायी बनी रही मिथिला। फिर आप देखेंगे इसकी जो मतलब आपको पूरी कहानी आपको जो मिलेगी ना, वो धर्मराज की गाथा में मिलेगी, जो मिथिला की लोक गाथा सबसे प्राचीन है। उसमें आप देखेंगे कि जब उड़ीसा के जगन्नाथ के, जो जगन्नाथ दरअसल उस समय थे भी नहीं, वो शून्य मंदिर था वो, तो उसके आदर्श यहाँ पे लागू थे। फिर एक दौर आता है कि जब उनको जगन्नाथ को अपदस्थ करके कामाख्या की यहाँ पे चलती होती है, और कामाख्या तंत्र की पूरी ये होती है। और अगला दौर ये आता है कि जब सर्व भारतीय को त्याग कर मिथिला इस जाती है कि वो अपनी एक धर्मनिष्ठा कायम करे, अपनी एक तांत्रिक पद्धति का, मतलब लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे शिष्ट में और हमारे तंत्र शास्त्रों में तो पद्धतियां बहुत सारी हैं। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, जैसे मतलब मलाह कहाँ जुड़ते हैं उसकी बात में कर रहा हूँ। तो ये इस जमाने में आके होता है कि जब मिथिला आत्मनिर्भर होती है, और वो कमला है जो मिथिला की अपनी तंत्र व्यवस्था है, अपनी तंत्र कला है। और लोक गाथाओं में आप देखेंगे ना कि जो दुलरा दयाल की गाथा है, दरअसल वो कमला की गाथा है। दुलरा दयाल की गाथा जिसको हम कहते हैं। मेरी आवाज ठीक जा रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं बता रहा था कि दुलरा दयाल की गाथा जिनको हम कहते हैं, दरअसल वो कमला की गाथा है। और उसमें हमें उस पूरे घटनाक्रम का पता चलता है क्या हुआ, वो धार्मिक संघर्ष जो हुआ, तंत्रों के बीच में जो आपस की कामाख्या तंत्र, कमला तंत्र की सीधी भिड़ंत का उसमें वर्णन आता है दुलरा दयाल की गाथा। तो क्या है ना, इस कहानी में कमला लगातार पृष्ठभूमि में चलती रहती है, लेकिन उसकी संस्कृति, उसके सांस्कृतिक प्रतिमान, ये सारी चीजें इसमें जगह जगह आती रहती हैं। और इसमें एक प्रतीक का इस्तेमाल कहानीकार ने किया है, कमला का रूठ जाना। अब ये रूठ जाना जो है एक नदी का, तो इस बात को सब दिल चाहिए। ये तो मतलब सभी समझ में आने वाली बात नहीं है
कि जो एक नदी मातृक प्रदेश है, जिसकी माँ नदी है ना, और उसकी पूरी जीवन शैली, उसके देह से लेकर पूरी पूरी जीवन शैली का निर्माण एक नदी ने किया हुआ है। तो नदी उसकी माँ है। नदी मातृक शब्द शास्त्रों का दिया हुआ शब्द है। तो उसके लिए माँ का रूठना इतनी बड़ी बात होती है। तो ये कहानी दरअसल शुरू ही यहीं से होती है कि कमला रूठ गई है, और कहानी यहाँ जाके खत्म होती है कि कमला को मना लिया गया है। हाँ, और सबसे मजे की बात यह है कि जो जैसे जो इसमें जो घर के जो प्रमुख देवता जो गोसाउन है, वो ही शिकायत करती है कि कमला हमारी मुख्य सखी है और रूठ के पाताल चली गई है और इसलिए कोड फट जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये, बिल्कुल। हाँ, ये बात उस साथ ही जो, हाँ, जी जी। वो और घर की साथ ही जो, घर की जो हाँ, गोसाउन है, तो आप हाँ, देखेंगे कि हमारी परंपरा में कमला का अपना देव परिवार है। हमारे जितने भी हम्म, देवता हुए हैं, धर्मराज का अपना देव परिवार है, उसमें 14 देवताओं का समुदाय है। शीतला हम्म, का देव परिवार है, उसे कमला का भी अपना देव परिवार है। तो 7 हम्म, देवियों का वो देव परिवार है। हम्म, तो उनके वो चिन्हों से पता चलता है। जैसे आप देखिए कि प्राचीन मूर्ति विज्ञान में मूर्तियों हम्म, में कुछ चिन्ह होते हैं जिनके आधार पर आप हम्म, निर्णय कर पाते हैं कि ये सब हम्म, ये किस देवता की मूर्ति है, वो निर्धारित है। हम्म, तो इसमें वो घर की गोसाउनी जब प्रकट होती है राजा के पास, तो उनके हाथों में जो हैं लिए हुए, धारण किए हुए हैं, वो धान की मुट्ठी धारण की हुई है उन्होंने, कोका का फूल धारण किया हुआ है। मतलब है कि वो कमला के, उनका नाम नहीं आया, वो गोसाउन का नाम इस कहानी में नहीं आया, लेकिन ये बहुत साफ है कि वो कमला के देव परिवार की वो सदस्य है। तो कमला से एक मतलब रिश्तेदारी राजा की भी है। और ये बात एक बड़ी गहरी बात की तरफ हम इशारा करती है हमें, कि लोग जिसको हम कहते हैं ना कि मिथिला के जो मूल निवासी थे ना, वो कोल और किरात थे। तो मल्लाहों को कहा जाता है कि वो उन संवर्गों से आते थे। तो वो मिथिला के मूल निवासियों में से एक रहे हैं। तो वो कमला, अब गौर करें कि कमला पुत्र उनको कहा जाता है और कमला के मुख्य सेवक के रूप में उनकी अपनी पहचान है। लेकिन एक सामाजिकता है और एक लोक समाज सरोकार है कि जिस देवी की पूजा वो मल्लाह करता है, उस देवी की पहुंच राजा के दरबार तक भी है। उसी देव परिवार की किसी सदस्य की पूजा राजा के भी घर में होती है। तो इस तरह से एक सामुदायिकता का जो अपना मनोविज्ञान है, और जो कि मतलब मैथिल सरोकार इसको आप कहें, तो वो भी इस कहानी में बहुत साफ साफ उस जगह पे दिखाई पड़ती है। हाँ, आपने जो भवनाथ जी की जो खूबसूरती ये लगी मुझे कि मैथिल जो है वो मछली पसंद करते हैं, पर इन्होंने जो मछलियां चुनी है वो वो मछलियां नहीं है जो बाजार में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इन्होंने मांगुर को चुना है, इन्होंने कबई को चुना है, और जो व्यापार भी हो रहा है वो इचना माछ में और पोठिया माछ में हो रहा बिल्कुल। है। तो और जो इन्होंने कमला की जो चर्चा की है उसमें जो शाही माछ के वो मैं नहीं पहचानता हूँ, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। तो जी जी। जो इन्होंने ट्रीटमेंट जो किया है, जो धान की जो प्रजातियां, जो कृषि का जो वर्णन किया है, जो इन्होंने जो विचारों की मौलिकता की जो बात की, जो जिसमें इन्होंने जूठ की बात की है, जिसमें एक बार फुलिया कहती है कि अगर कोई खा लिया है तो निराश, वो पूरा शुद्ध नहीं रहा। नहीं, वो खा भी लिया नहीं, अब वो ना खा के फेंक दिया अगर, तब भी वो हाँ रूठा वही, हो गया। हाँ बस वो ये जो समझ सोन, देखिए, ये हाँ सकारात्मक जो समझ देखिए। हाँ जो सोन चिड़ैया कहती है कि सोन जो चिड़िया। जिस, हाँ सोन चिड़ैया कहती है, दो दो जगह इन्होंने कहा है, और यही संकल्पना जो है हमारे शास्त्रों में भी है। विकुक्षी यज्ञ करते हैं तो जो जंगल में जाके वो थोड़ा खा लेते हैं तो उनको वो तिरस्कृत कर दिया जाता है, ससाद बोल करके उनको राज परिवार से तिरस्कृत कर दिया जाता है। तो ये जो बात जो है, जो हमारी पुरानी चीजों से जो एक
नई शक्ति और नई परिभाषा वो इस कहानी में, ये कहानी दिखती कुछ है और आपको देती कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हाँ दरअसल जो वो चीज नहीं होती, मतलब सांस्कृतिक रूप से अगर ये कहानीकार इतना सजग और सचेत नहीं होता तो ये कहानी संभल नहीं सकती थी। क्योंकि इतनी बड़ी कहानी और इस शिल्प में लिखी हुई कहानी, बहुत आराम से इसको टरकाया जा सकता था कि साहब आप तो मतलब ये फालतू बात कर रहे हैं, आप पुरानी बीती हुई बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सजगता और जिस तरह से सचेत रहा है इसका कहानीकार। अब जैसे आप देखें कि सिंही, मांगुर, कवई और वो तमाम मछलियां जो मिथिला की अपनी पहचान है वो तो आई ही है। ये वो मिथक का ये इस्तेमाल करता है और बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जाके उस वो मिथक ये उठा के लाते हैं कि वो सिंही के कारण से उसका फुलिया का जो ससुर था वो मर गया था। ससुर, हाँ हाँ, और साथ वो में मर एक गया। कहानी भी है, और वो साथ में कहानी है। उसको वो भी बिल्कुल कहानी है। बिल्कुल कि सिंही को जहर कैसे मिला। अब हाँ ये चीज ये मिथिला का अपना मिथक है। हाँ ये आपको कहीं सिंही नहीं कहीं मिलेगी तो वो मिथक भी कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, तो इस और तरह जो सबसे से बहुत। जी जो मजेदार बात ये है कि कहानी में जो ये शब्द चुनते हैं, उस शब्दों के माध्यम से जो हमारा इंटेंजेबल हेरिटेज जो है उसको भी समेटते चलते हैं। जो हाँ शब्द है, जैसे रानी रानी का जब वर्णन करते हैं तो सारे सारे आभूषण का वर्णन, डड़कस का वर्णन करते हैं, और तमाम आभूषणों को एक एक करके वो करते हैं, और जो सौंदर्य प्रतिमान में है कि जब उनका केस खुलता है तो जमीन तक लौटता है, वो हाँ उसकी वहाँ चर्चा एक चीज। करते हैं। हाँ वहाँ एक चीज और आप देखेंगे कि वो देखेंगे कि वो राजा दूसरी रात जब निकलता है हाँ तो रानी पकड़ लेती है हाँ और वही। फिर रानी रोने लगती है, रो के वो बोलती है। और हम्म बोलने के रानी का बोलना बहुत देर तक चलता है। और हम्म वो उनकी उक्ति है, वो हम्म इतनी ऐतिहासिक है कि उस एक उक्ति से आप पूरी मिथिला की लोक संस्कृति को समझ सकते हैं। हाँ और हाँ उसका जवाब राजा देता है, उससे आप पूरी यहाँ के शास्त्रीय संस्कृति को समझ सकते हैं। मतलब कि वो हम्म दोनों सामने आ जाती हैं कि वहां पे देखेंगे आप लोग गाथाओं में जो वर्णन होता है सौंदर्य का, कि वो अगर रोती है, वो अगर हम्म अपना विचार बयान करती है तो कैसे करती है, किन शब्दों का प्रयोग करती है, किन भावों को प्रकट करती है। तो ये तमाम चीजें एकदम से हम्म ठीक ठीक अंदाज में वो उठा के वहां पे हम्म लाते हैं। और पुरुष के पास क्या है ना कि बहुत कम महिलाओं में पुरुष के पास बहुत कम औजार हैं। उनके हम्म पास कुछ बने बनाए जो शास्त्रों ने दिए हैं, जो शिष्ट समाज हम्म ने दिया हुआ है, वो थोड़े हम्म चुने गिने प्रतिमान हैं और उन्हीं का इस्तेमाल उनको करना होता है। तो आप ये बहुत मजा आएगा आपको उस जगह पर देखने में कि रानी क्या हाँ बोलती है, उसका जवाब राजा क्या देते हैं। हाँ हाँ, और जैसे आपने कहा ना कि ये बहुत सफाई से और चालाकी से कठिन चीजों को संभालते हैं। जैसे हाँ वो जो मिठाई वाला प्रसंग आता है, जो केशव शाही बोलता है, तो अब एक ही उसका लाइन में तर्क क्या है? उन्होंने सारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाला और जो इंटरनेशनल ट्रेड इम्बैलेंस की बात वो एक ही लाइन में बोलते हैं। हमरे नगर में उपजल मखान के माटी के मोल कीन का ओकरा ई लोकन आगिक मोल बेचे। अब ये देखिए, इसमें पूरा जो एक्सप्लॉइटेशन है, जो लॉप साइडेड जो ट्रेड रिलेशनशिप है, वो एक ही लाइन में आ जाता है। तो हाँ ये इनकी माने खूबसूरती है जो, जी। तो ये हाँ। एक एक आप कहें कि एक तीसरा लेयर इस कहानी का है कि जब वो हम्म अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे ये कहानी स्टेटमेंट देती है अर्थव्यवस्था पर। हम्म तो अब जब मुक्त बाजार के विरुद्ध बाजार के क्या षड्यंत्र होते हैं, उनके क्या तर्क होते हैं, वो मानवता का हरण किस प्रकार कर लेता है। तो हम्म अब बाजार का आप ये देखें ना कि वो जब ये सोन चिड़ई है, सोन चिड़ई हम्म जब
अपनी प्रिया के लिए कुछ ढूंढते हुए चला गया था उस दूसरे राज तक, इंद्र, हाँ 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 वही पैकेट फेंका हुआ देखा था ना। हाँ हाँ। हाँ, और उसकी उसकी कहानी जब उसको कौवे से बातचीत होती है तो उसको पूरी जब कहानी पता चलती है तो आप देखें कि हम्म उस बाजार के लालच में, बाजार से जो मुनाफा मिलता है, तो इसके बाद हम्म जो फिर हम्म, हाँ हाँ, बात बोलिए बोलिए। कर लिया, तो आप देखेंगे कि माने हालत किस तरह से बदल गई जनता की, जो हाँ, उसमें अ, उसमें जो जो द्वंद है, उसमें जो द्वंद आदमी के सामने जब चुनाव का आता है कि वो अपने विचारों पर टिका रहेगा, मूल विचारों पे, या वो दास्ता स्वीकार कर लेगा, तो उसके हाँ सामने बिल्कुल। भूखे हाँ देखिए मरने की विनय जी, नौबत आती है। हाँ तो विनय जी, उस जगह पे आने से पहले मैं अपनी ये बात पूरी कर लूं। हाँ वहां पे आप ये देखेंगे कि मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था आपको उस अर्थव्यवस्था की जो महीनियां, उसकी जो बारीकियां इन्होंने ये अपनी कहानी में उठाई हुई है। तो हम्म एक है कि अपनी ब्रांडिंग करो तुम। हम्म जब वो विदेशी दास्ता के दौर में जब उसकी हालत, मैं बार बार उसको फुलिया का पति बोलता हूँ क्योंकि प्रेत का कोई हम्म। नाम नहीं है, तो हाँ नहीं, वो वो अपना परिचय भी राजा को जब देता है तो ये बात कहता है कि बगैर फुलिया के तुम हमको पहचानोगे मेरा कैसे। कोई परिचय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ये यही तो कहानीकार की खूबी है कि वो मतलब सचेत है। अगर इसमें उस वो पात्र का नाम नहीं आया है तो वो कारण है उसके पीछे। तो मैं दरअसल ये कह रहा था कि वो उस दौर में, उसके पहले देखिए कि कितनी हंसी खुशी का उसका जीवन था, सुखी संपन्न जीवन। वो हम्म कमला के साथ बहता हुआ जीवन, और कितना खुशहाल, जो उससे फुलिया से उसकी मुलाकात होती है, उसकी शादी होती है, वो दौर। हम्म और फिर जब ये हम्म दास्ता का दौर आता है तो उस दौर में आके वो उसकी कितनी हालत पतली। तो हम्म, वहां पे एक वर्णन आता है कि उसको स्वप्न में अपनी गोसाउनी ये हाँ हाँ कहती है कि तुम अ, उस जगह पे जाके नेपाल जाके तुम सुंगठी का वनिज करो। हम्म ये ये दरअसल एक सीधा संकेत है अपनी ब्रांडिंग का, कि हमारे पास जो चीजें हैं हम्म और कि जिनका कोई बाजार नहीं है, तो हम्म हम जहां पे मांग है उस जगह तक हम अपनी चीज को पहुंचाएं, और उससे हम्म हमारी जो अर्थव्यवस्था की सेहत है उसमें बदलाव आएगा, अनिवार्य रूप से बदलाव आएगा। तो एक वो भी चीज है, और उसमें यहाँ के मनुष्य ही संघर्ष नहीं करते, वो हम यहाँ के देवताओं की भी वो चिंता का विषय बना हुआ है कि कैसे हम्म, लोग ठीक रहे। तो एक वो स्तर है। ठीक आप कहें, आप अपनी बात कह नहीं लें। नहीं नहीं, वो वही बात मैं कह रहा था कि इसके माध्यम से जो, एक तो सपने में देवी आती ही है, चुनाव का उसके सामने संकट आता है और फिर से वो मूल की तरफ जाता है। और हम्म, साथ में ये भी है कि जो हमारे पुराने ट्रेड रिलेशंस हैं, जो हम्म, पुराने जो व्यापार मार्ग है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि हम्म, वो व्यापार के लिए और कहीं नहीं जाता है, सही चुनाव करता है और वो व्यापार के लिए नेपाल की तरफ ही जाता है। तो वो जो हमारा पुराना रिश्ता है, वो जो नदियों के साथ जो हमारा एक काफी साझा है, वो उसमें संस्कृतियों का भी साझा है, वो सारी चीजें आती है। जो हाँ, बात हाँ, हम्म, जो वो बात साझापन वो साझापन दोहरा भी है कि हमारे पास हम्म जो सामग्री है, तो मैंने वो बाजार का क्या है ना कि वो साझापन, मतलब उसका क्रेता और विक्रेता का जो भौतिक एक संबंध है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे पास मछली होती है, बहुत ज्यादा मछली होती है, उसकी खपत नहीं कर पाते, तो हमको एक हम्म ऐसा वर्ग चाहिए जो सूखी हुई मछली खाना पसंद करे। हम्म वो हमको नेपाल का समाज हमको मिलता है। तो ये जो मतलब साझापन है जिसका कि एक पुराना इतिहास है, तो उसके पीछे वजह भी है। ये हम्म। जो मुझे जो इस कहानी से अपेक्षा है और जो आगे जो बात जो मैं चाहता हूँ
भवनाथ जी चूंकि जानकार हैं और उसे और आगे बढ़ा भी सकते हैं कि इसमें केवल कमला के साथ जो कमला में आके जो नदियां मिलती है उनके भी नाम बहुत मजेदार है। लोहजदा है, गोबर वो वाला नाम है, घोसी है, और साथ में कमला जिन इलाकों से गुजरती है वो भी बहुत सारी चीजें अपने में छुपाई हुई है। जो जैसे बलिया है, वहां पे बाली है, ये है। उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जिन नामों में बहुत सारी कहानियां छुपी हुई है जो आज के दौर में खो गई है। जब कहानियों की बात होती है और मिथकों की बात होती है, चूंकि हमारी जो पहले की जो शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति जो रही श्रुति परंपरा रही है, और इसमें चीजों को स्थायित्व देने के लिए शायद मिथकों का और कहानियों का बहुत योगदान रहा होगा। तो जो नाम आज भी उन स्मृतियों को संजो कर रखे हुए, नाम की इसलिए चर्चा मुझे ज्यादा ध्यान में आ रही है क्योंकि हाल ही में राम को लेकर विवाद हुआ है। तो बलिया जो है, बलिया एक बलिया उत्तर प्रदेश में भी है, एक मधुबनी में भी एक बलिया है, वहां भी बाली का नाम है। जब पोखरों की चर्चा होती है तो दैत पोखर का भी नाम आता है। ऐसे गांव का नाम आता है जिसमें 25-25 पोखर हैं। ऐसे खास पोखर का नाम आता है जिसके बारे में कहानी है कि एक दिन में दैत्य ने खोद दिया। तो ये सब नाम और ये सब जो कहानियां हैं, ये जो एक बड़ा इतिहास है जो अंदर छुपा हुआ है, उसको लाने की जरूरत है। और इस काम को भवनाथ जी जैसे लोग ज्यादा खूबसूरती से कर सकते हैं। और जो आज की जो चिंता है, वो जो बड़े बड़े लोग जो काम तर्क से नहीं कर पाते हैं, वो काम भावनाओं से आसानी, पर्यावरण संरक्षण में भी इसकी लोगों ने महत्ता स्वीकार की है कि भाई इनको आप इन चीजों से जोड़े जो पुराने समय में देवी देवताओं से पेड़ का नाम जोड़ करके, फूल का नाम जोड़ करके उनको संरक्षित करके, हर देवता के लिए खास फूल था, हर देवता के लिए एक खास पेड़ था। तो वो एक चीज है, उस रिश्ते को हमको पहचानना और उसका उपयोग करना भी सीखना होगा। ये कहानी उस हिसाब से हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बहुत बहुत जरूरी बात आपने कही विनय जी। हमारे यहाँ एक बड़े लेखक हुए मणिपद्म जी, जिन्होंने लोक गाथाओं बना के अपना समूचा जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया लोक गाथाओं के संचयन में और उसके मतलब लेखन में। तो उन्होंने कमला के बारे में भी सबसे जबरदस्त गाथा उन्होंने ही लिखी है और कदाचित वो उनका सबसे सफल उपन्यास है जो एक मतलब पूरी दुनिया रचता है। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कुछ समीक्षात्मक निबंध भी लिखे मिथिला की लोक गाथाओं के बारे में, उनकी किताब भी छपी हुई है मैथिली लोक गाथा का इतिहास। तो दरअसल है नहीं, वो मतलब एक लेख उसमें है और भी कई लेख हैं, तो कमला के बारे में कई लेख उनके हैं। उनकी एक बात अभी आपकी बात सुनते हुए मुझे याद आ गई। वो कहते थे कि मिथिला का दरअसल इतिहास लिखा नहीं गया, यानी कि जनता का इतिहास, जन इतिहास जिसको हम कहते हैं, तो वो अभी तक वो राजाओं का इतिहास लिखा गया, राजाओं के दरबार में जो रहे, जो उनकी संस्कृति रही, उनका इतिहास लिखा गया। जन इतिहास की संभावना जहां से खुलती है, तो वो इस कहानी को अगर एक महागाथा का रूप दें ये भवनाथ जी, है कि ये मतलब इसमें इतनी संभावना इस कहानी में है कि इसको अगर मतलब बस कुछ ना करें, कहानी दर कहानी चलती रहे और जहां भी जो बात आए तो उसको पूरे आराम से पूरे विस्तार के साथ उस बात को वो जाने दें, तो बस केवल इससे